हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है किलोवाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है मांग करना, डी ऑप्शन है पीछे रहना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है विविध कर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। तो विविध कर कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है। ए ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि से, बी ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण विधि से, सी ऑप्शन है चुंबकीय विधि से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो चुंबकीय विधि से किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए। ए ऑप्शन है दरिद्र को, बी ऑप्शन है राजा को, सी ऑप्शन है विद्वान को, डी ऑप्शन है धनवान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए। तो दरिद्र को धन देना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। तो जर्मनी में हुई, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। ए ऑप्शन है दयानंद, बी ऑप्शन है गौरी शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है प्रमोद कुमार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है चतुर्थघात बहुपद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। और चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो चतुर्थघात बहुपद कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि टाइटेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइटेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए ऑप्शन है युद्ध सामग्री बनाने में, बी ऑप्शन है खाना पकाने के बर्तन बनाने में, सी ऑप्शन है बंदूक बनाने में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि टाइटेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है सूरत को, बी ऑप्शन है अहमदाबाद को, सी ऑप्शन है दिल्ली को, डी ऑप्शन है मुंबई को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो सूरत को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूरत कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, तो इसे आपको याद रखना है। और भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। तो जो पथिका था वो लोभ से आकर्षित हुआ, वो सोना के कंगन देखकर क्या हो गया, आकर्षित हो गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी। ए ऑप्शन है दुर्गा, बी ऑप्शन है अनुराधा, सी ऑप्शन है रसीम, डी ऑप्शन है रमा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी, तो रसीम थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है ca, क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बार बार पूछता है, इसलिए ये आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस ca क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या होता है da, क्या होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, और ये दोनों प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसीलिए आपको इसे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक में मुख्य रोपड़ फसल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नाटक में मुख्य रोपड़ फसल क्या है। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है चाय, सी ऑप्शन है कॉफी, डी ऑप्शन है जूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक में मुख्य रोपड़ फसल क्या है, रोपड़ फसल। तो ये क्या है, कॉफी है। कॉफी कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कर्नाटक में मुख्य रोपड़ फसल क्या है, तो कॉफी है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है अवयव, डी ऑप्शन है विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। ए ऑप्शन है भारत के दिल में, बी ऑप्शन है भारत के किनारे, सी ऑप्शन है भारत के मध्य में, डी ऑप्शन है भारत के वन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। तो लोगों को भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है शिराएं, डी ऑप्शन है वेना केव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वेना केव है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है दोनों। 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असंगत कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वह समीकरण जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संगत कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जब आलेख समानांतर होता है तो इसका हल कितना होता है, एक भी हल नहीं होता है, इसका हल 0 होता है। तो इस समय क्या होता है, ये जो समीकरण होता है ये असंगत होता है। और जब आलेख प्रतिच्छेदी होता है और संपाती होता है और इस समय क्या होता है, तो ये आलेख क्या होता है, संगत होता है। क्योंकि जो आलेख
प्रतिच्छेद करती है तो इसमें एक हल निकलता है, और जब ये संपाती होता है तो इसमें अनंत हल निकलता है। तो जब हल निकलता है तो क्या होता है, संगत होता है, और जब हल नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाता है, असंगत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ कैसी आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ कैसी आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ कैसी आपदा है। तो जो बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है आप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाला क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है लोभ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परम संतोष देने वाला क्या है। तो विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है। ए ऑप्शन है रक्त का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है एंजाइम का, डी ऑप्शन है प्रकाश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ए ऑप्शन है 3 0, बी ऑप्शन है 0 0, सी ऑप्शन है y 0, डी ऑप्शन है x 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जब ये y अक्ष और ये क्या है x अक्ष, जहां पे ये कटता है x अक्ष और y अक्ष, उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है सन को, सी ऑप्शन है रेशम को, डी ऑप्शन है सभी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है डर से, बी ऑप्शन है बहाना करके, सी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, डी ऑप्शन है डॉक्टर के डर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि y अक्ष को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर की y अक्ष को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि y अक्ष को क्या कहते हैं। ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये y अक्ष होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो y अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो x अक्ष होता है इसे भुज कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। x अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और y अक्ष को कोटि कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर।
30 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है ईस्ट में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि रसखान किसके भक्त थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे। तो जो रसखान थे ये कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्व अंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सार्व अंतर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि किस देश ने सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है जापान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अधातु चमकीला है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु चमकीला है। तो जो आयोडीन होता है ये क्या होता है, चमकीला होता है, ये अधातु होता है। लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाई जाती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 35 नंबर कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। तो पीएच स्केल लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीएच स्केल क्या होता है, तो जिसे हम अम्ल क्षार की पता लगाते हैं उसे ही हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है इमली में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है संतरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो आकाश कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है,
है तो वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है तन्यता, सी ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये तन्यता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, तो जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है। इसे सोना के 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार हम लोग खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जिस पदार्थ से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सुचालक, बी ऑप्शन है अचालक, सी ऑप्शन है कुचालक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस पदार्थ से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सुचालक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और आइए अब हम आपको होमवर्क प्रश्न देते हैं और हमें जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 40 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और जितना आपका गलत हुआ है उससे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है 7 रुपया, सी ऑप्शन है 10 रुपए, डी ऑप्शन है 20 रुपया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।